हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। जैसे कि हम जो भी टॉपिक पढ़ते थे उसके लास्ट में हम 2 साइकोलॉजिकल टर्म्स पढ़ते थे, तो फिर हमने आज सोचा है कि हम उसमें 2 चीजें और इन्वॉल्व करेंगे, पुस्तक और कथन। इससे क्या हुआ कि हम टॉपिक के साथ साथ ये सारी चीजें भी कवर कर लेंगे, तो हमारे पे ज्यादा बर्डन नहीं रहेगा। तो अब हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान जिसमें हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, और शिक्षा से हमारे व्यवहार में परिमार्जन होता है, मॉडिफिकेशन होता है। अगर हमारे बिहेवियर में किसी भी तरह का पॉजिटिव चेंज होता है, अगर हम बिहेवियर को मॉडिफाइड करना रहता है, तो शिक्षा के थ्रू हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी अगर इलिटरेट पीपल है, जो शिक्षित नहीं है या तो जो कम शिक्षित है, उनका जो रहने का तरीका है, जो बात करने का तरीका है, ये सारा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू जो ये पढ़े लिखे इंसान होते हैं। उनके रहने का भी तरीका अलग होता है, कहीं ना कहीं वो डिफरेंट तरह का बिहेव करते हैं, और जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। दोनों को अगर हम सामने रख दे तो 5 मिनट के केवल टॉक में, कम्युनिकेशन में हम समझ जाते हैं कि सामने वाला बंदा पढ़ा लिखा है या तो पढ़ा लिखा नहीं है। तो शिक्षा का जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है हमारे बिहेवियर को। इसी वजह से जो हम साइकोलॉजिकल टर्म में जो शिक्षा को देते हैं, वो हम मानते हैं कि जो शिक्षा होती है उससे व्यवहार का मॉडिफिकेशन होता है, व्यवहार का परिमार्जन होता है। तो अब हम इसको एक साथ लेकर करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का डेफिनेशन क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का डेफिनेशन होता है कि व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अब हम बात करते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। तो इसकी स्टार्टिंग होती है रूसो से। तो हमें पता है कि जो रूसो थे वो प्रकृतिवादी विचारधारा के थे। उन्होंने ही ये सर्वप्रथम ये माना कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों की योग्यताओं पे और उनकी जितनी टेंडेंसी है, जितनी कैपेबिलिटी है, और उनकी अवस्थाओं के अनुसार ही हमें उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि हम बच्चों पे बर्डन कर दे, किसी भी चीज को थोप दे कि आप ये चीज सीखो। वो अपनी अवस्थाओं और एज के अकॉर्डिंग खुद ब खुद वो सीखते जाएंगे, उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उस समय के जितने भी शिक्षा शास्त्री थे, रूसो के जो रूसो ने ये डिफाइन किया था बच्चों की शिक्षा का, तो लोगों का ध्यान गया, जितने भी शिक्षा शास्त्री थे सबका ध्यान इस चीज पर गया कि हाँ, बच्चों को सिखाना तभी चाहिए। बच्चे अपने अकॉर्डिंग सीख लेते हैं, अपनी एज के अकॉर्डिंग, उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर धीरे धीरे हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी पे। तो 19वीं शताब्दी में भी बहुत से ऐसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं पेस्ट्रोलॉजी है, एबिंगहॉस है। ये लोग भी शिक्षा को लेकर बहुत ही ज्यादा शिक्षा को मनोविज्ञान से एक अलग शाखा के रूप में ले आने में मदद किए। इसके बाद थॉर्नडाइक आते हैं। थॉर्नडाइक ने 1913 में एक पुस्तक लिखी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके बाद जो है जो साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, वो पूरी तरह से एक अलग विषय के रूप में अलग हो गई। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान को एक अलग विषय वस्तु के रूप में जानते हैं थॉर्नडाइक के बाद से। जब थॉर्नडाइक ने 1913 में बुक लिखी शिक्षा मनोविज्ञान, इसी वजह से थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान का जो सूत्रपात मानते हैं हम, वो रूसो को मानते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में हुई थी, और शिक्षा मनोविज्ञान की अलग शाखा, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, वो अलग शाखा के रूप में 20वीं शताब्दी से माना गया। अब हम पढ़ते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके कुछ मेथड्स होते हैं, उसको पढ़ने के लिए अध्ययन विधियां पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला मेथड है वो है अंतर्दर्शन विधि। इसको हम अवलोकन विधि भी कहते हैं और आत्मगत निरीक्षण विधि भी कहते हैं। इसका जो प्रतिपादन किया था वो वुंड और टिश्नर ने किया था। इसमें क्या होता है, जो अंतर्दर्शन विधि होती है, अगर कोई व्यक्ति है वो स्वयं का आत्मगत निरीक्षण कर रहा है, वो खुद का निरीक्षण कर रहा है। जैसे हम मानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को क्रोध आ रहा है तो वो खुद का अवलोकन करे, खुद का निरीक्षण करे कि उसे वो क्रोध क्यों आ रहा है, उसका कारण क्या है और उसको किस तरह से उसके कारण को हटाया जा सकता है। तो ये है अंतर्दर्शन विधि में। और इसमें माना गया है कि जो चेतन अनुभूतियां होती है उसके 3 तत्व है। पहला है संवेदना, दूसरा है भाव, तीसरा है प्रतिभा।
अब हम बात करते हैं बहिर्दर्शन विधि की। इसका प्रतिपादन किया था वॉटसन ने। तो बहिर्दर्शन विधि में क्या है कि हम दूसरे व्यक्ति का अवलोकन करके उसके व्यवहार को जान सकते हैं। अंतर्दर्शन में था कि हमें खुद का अवलोकन करना था कि हम कैसे बिहेव करते हैं, और बहिर्दर्शन में क्या है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का अवलोकन करना ही बहिर्दर्शन विधि है। अब हम आते हैं प्रयोगात्मक विधि पर। प्रयोगात्मक विधि है एक वैज्ञानिक विधि है। इसमें हम ये जानते हैं, अभी इन दोनों विधियों में हमने ये नहीं जाना कि इसके कॉज एंड इफेक्ट क्या है। जैसे अगर इंसान को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके क्या कारण होते हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कारण इफेक्ट क्या है उसका। तो इस चीज के लिए हम पढ़ते हैं प्रयोगात्मक विधि। अब हम ये एक वैज्ञानिक विधि भी है। अब इसमें हम करते क्या है कि किसी भी चीज को जानने के लिए कि वो उसका रीजन क्या है, जैसे अगर किसी व्यक्ति को क्रोध आ रहा है या तो वो किस सिचुएशन में कैसे हैंडल कर रहा है, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। इसके कई सोपान होते हैं। जैसे प्रयोगात्मक विधि के जो सोपान है वो 6 सोपान होते हैं। पहला है समस्या, फिर है परिकल्पना निर्माण, प्रयोग, प्रतिदर्शयन, समंग संकलन और परिणामों का सामान्यीकरण। तो इसको हम किस तरह से समझते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, या तो मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं उसके पास जब भी कोई पेशेंट जाता है तो वो क्या करते हैं, पहले उसकी समस्या का पता करते हैं कि उसकी समस्या क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद वो परिकल्पना करते हैं। परिकल्पना मतलब कि जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो प्रॉब्लम किस वजह से हुई है, उसका उस तरह से कल्पना करके पूरी तरह वो फ्रेमवर्क तैयार करते हैं कि वो प्रॉब्लम्स क्यों हुई। फिर उसके बाद उसका प्रयोग करते हैं, मतलब उसको क्या करेंगे, उस इंसान को क्या करेंगे, किसी एक घर में बंद कर देंगे, या तो जहां तो उन्हें प्रयोग करना है वहां पर उसको रख देते हैं। फिर उसकी जो भी एक्टिविटी होती है उसको चेक करते रहते हैं। तो उसी में होता है कुछ एक्टिविटी वो ऐसा करते हैं जिसको वो नोट करते जाते हैं, उसको सिलेक्शन करते हैं। जो होता है प्रतिदर्श चयन, उसका वो सिलेक्शन करते जाते हैं। फिर उसके बाद जितने भी उन्होंने सिलेक्शन किए हुए हैं, फिर उसमें जो भी उनके टर्म में रहते हैं, जो भी उन्हें लगता है कि हाँ ये समस्या के समाधान के लिए है, तो उसका वो संकलन करते हैं। लास्ट में क्या होता है, पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन जब कर लेते हैं तो वो सेलेक्ट करते जाते हैं। फिर उन सारे चीजों का वो संकलन करते हैं, एक जगह पे कलेक्शन कर लेते हैं। फिर उसके बाद उसका सामान्यीकरण करते हैं, मतलब जो भी रिजल्ट आता है फिर वो संकलन के थ्रू, इन पूरे 5 स्टेप के थ्रू फिर उसका परिणाम बताते हैं। तो यही होता है प्रयोगात्मक विधि के सोपान में। अब हम स्टार्ट करेंगे जीवन इतिहास विधि। इसको दिया था टाइपमैन ने। इसको हम केस स्टडी मेथड भी कहते हैं। जीवन इतिहास विधि में ये किया जाता है, जैसे अगर किसी व्यक्ति के बारे में हमें जानना है तो उसकी जो हिस्ट्री है, उसका जो व्यवहार है, उसके बारे में हम उसके परिवार वालों से जानते हैं, उसके दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधी और रिश्तेदारों से जानकर उसके बारे में जितनी भी जानकारी होती है वो एकत्रित करते हैं। ये होता है जीवन इतिहास विधि में। फिर हम बात करते हैं विकासात्मक विधि में। इसको जेनेटिक मेथड भी कहते हैं। और जो विकासात्मक विधि होती है ये स्वयं मनोवैज्ञानिक द्वारा की जाती है। इस वजह से जैसे ही व्यक्ति पैदा होता है उसके बाद से लेकर अभी तक उसका ऑब्जर्वेशन चल रहा है, तो कहीं न कहीं इस विधि में जो होता है बहुत ज्यादा टाइम लगता है इस विधि को जानने में। फिर हम बात करते हैं तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि का अध्ययन हम तब करते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा लोगों का हमें कंपेयर करना रहता है, किसी भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को लेके, किसी की स्पेसिफिक बिहेवियर को लेके, चाहे वो पशु पक्षी हो चाहे वो इंसान हो, या तो 2 पशुओं में या तो 2 या से ज्यादा 3 इंसानों में। और तुलनात्मक विधि के अध्ययन हम तब भी करते हैं जैसे अगर 2 सगे भाई बहन है या तो जो 2 जुड़वा बालक हैं, तो उनका अध्ययन करने के लिए भी हम तुलनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। फिर हम बात करते हैं मनोविश्लेषण विधि। इसका जो प्रतिपादन किया था वो सिगमंड फ्रायड ने किया था। तो मनोविश्लेषण विधि में ये माना जाता है कि हमारे अंदर, इंसान के अंदर बहुत ही ज्यादा अतृप्त इच्छाएं, दमित इच्छाओं का भंडार होता है, जिसको हमें जानना जरूरी है कि उसके अंदर की इच्छाएं क्या है और वो क्या करना चाहता है, जिससे कि हम जान सकते हैं कि उसका एक्चुअल बिहेवियर क्या है।
इस मनोविश्लेषण विधि में ये होता है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति उसके व्यवहार का अध्ययन नहीं कर सकता है। इसके लिए हमें एक मनोवैज्ञानिक की जरूरत होगी। अब हम 8वें में पढ़ते हैं नैदानिक विधि। नैदानिक विधि आता है जैसे जब किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रहती है, या तो जैसे जो भी इलिटरेट पीपल है, या तो हमारे इंडिया में जैसे हम कहते हैं जो भी SC ST या तो जो बैकवर्ड एरिया से जो लोग आते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। इसे नैदानिक परीक्षण कहा जाता है कि उनकी प्रॉब्लम जो है उसका निदान करना, उसको फाइंड आउट करना कि प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है, फिर उसके बाद उपचार करके उनकी प्रॉब्लम को दूर करना। तो ये है नैदानिक विधि में। ये सारे जो भी मेथड्स है वो है शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां। अब हम इसके बाद आ जाते हैं आज के शब्द पर। तो हमारा पहला शब्द है अनुकूलन। तो अनुकूलन का तात्पर्य होता है कि वह संरचनात्मक या कार्यात्मक परिवर्तन जो किसी प्राणी की उत्तरजीविता की क्षमता को बढ़ाता है, वही अनुकूलन होता है। अब हमारा सेकेंड वर्ड है एड्रिनलिन। तो एड्रिनलिन हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है जो कि किसी व्यक्ति को भागने लड़ने की प्रतिक्रिया की क्षमता को बढ़ाता है। फिर हम आते हैं पुस्तक पे। तो फर्स्ट हमने लिया है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। इसको लिखा है क्लार्क हल ने। और जो हमने सेकंड बुक लिया है वो है आउटलाइन साइकोलॉजी, इसको लिखा है मैकडूगल ने। अब हम आते हैं कथन पर। तो पहला कथन है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये कहा है मैकडूगल ने। और हम सेकंड कथन है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये कहा है बीएन झा ने। तो इसी से अब हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण। तब तक के लिए नमस्ते।